नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह और देखते हैं वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने वोटिंग कर पसंद जाहिर की है। पहली कहानी थी आज यूपी में ब्राह्मण पर महाभारत 27 की जंग में कितनी अहमियत। इस खबर को 20% लोग देखना चाहते हैं। आगे बात करेंगे। राहुल गांधी ने आज फेंका दलित कार्ड, लेकिन पीएम मोदी पर विवादित बयान क्यों दे दिया। इस खबर को देखने के लिए 21% लोगों ने अपना वोट दिया है। और बीजिंग में पुतिन जिनपिंग ने दिखाया जंगल राज वाला डर, तो अमेरिका में कैसे हार गए हैं ट्रंप। इस खबर को 27% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर डिटेल में इस पर बात करते हैं। और जो खबर सबसे अधिक वोट पाकर आज नंबर 1 बनी है वो है ट्विशा की डेथ मिस्ट्री में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस खबर को देखने में दिलचस्पी 32% लोगों ने दिखाई है। यही चक्रव्यूह की आज की कवर स्टोरी एक बार फिर से है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, जब कोई युवक विवाह के लिए दहेज की शर्त रखता है तब वो न केवल अपनी शिक्षा और अपने देश को बदनाम करता है, बल्कि स्त्री जाति का भी अपमान करता है। बापू के ये शब्द द माइंड ऑफ महात्मा गांधी किताब में दर्ज है। लेकिन बापू के नाम की माला पढ़ने वाले अपने देश में आज 21वीं सदी में भी दहेज जैसी पापी प्रथा के लिए बड़े बड़े शहरों और पढ़े लिखे समाज के लोगों के परिवारों में क्या क्या हो रहा है, बहुत तकलीफ देने वाली ये खबर लगातार सामने आई है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले अपने देश में ससुराल में बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। कैसे बेटियां दहेज के दानवों की शिकार हो रही हैं, इस पर आज हम आपको विस्तार से पूरी खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। गाजियाबाद से आई इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ जिस शख्स का स्वागत किया जा रहा है वो कोई चुनाव जीत कर नहीं आया है, वो कोई बहुत बड़ा काम करके लौटने वाला खिलाड़ी नहीं है, कोई मेडल लेकर नहीं लौटा है। इसका नाम है सुशील प्रजापति। ये शख्स राजधानी से सटे यूपी के गाजियाबाद, जो कि एनसीआर का इलाका है, उस गाजियाबाद में रहने वाला वो आरोपी है जिस पर LLB की एक छात्रा से रेप का आरोप है, बलात्कार का। करीब 9 महीने बाद ये जेल से जमानत पर छूटा है। ध्यान रखिए, मैंने कहा कि जमानत पर छूटा है, बाइज्जत बरी नहीं हुआ है, जमानत पर बाहर आया है। हिंदू युवा वाहिनी का पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुका है। ये रेप जैसे संगीन अपराध का आरोपी है। लेकिन इस अपराधी मानसिकता वाले व्यक्ति का स्वागत हमारे समाज में ऐसे शानो शौकत से हो रहा है जैसे सुशील प्रजापति वाकई में बहुत ही सुशील व्यक्तित्व का मालिक है। लोगों ने उसे कंधे पर बिठाया, उसका जुलूस निकाला। शर्मनाक है ये तस्वीरें, हमारे समाज की कड़वी और भद्दी मानसिकता को दिखाती हैं। ये तस्वीरें कितना हद तक हमारा समाज गिर चुका है, जहां सुशील प्रजापति जैसे रेप के आरोपी का ऐसे स्वागत हो रहा है जैसे देश का नाम करके लौटा है। न्याय व्यवस्था और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीरें समाज के मुंह में थप्पड़ से कम नहीं है। ऐसे आरोपियों का समाज से बॉयकॉट या बहिष्कार होने की बजाय जब तक ऐसे लोगों का ढोल बाजे से वेलकम होगा तब तक मुझे तो नहीं लगता कि न भोपाल की ट्विशा सुरक्षित रह पाएगी, ना ग्रेटर नोएडा की दीपिका की जान बचेगी, और ना हमारी बेटियों की ऐसी दर्दनाक तस्वीरें अब जो आई हैं बीते 3-4 दिनों से वो कम हो पाएंगी। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर में भोपाल की ट्विशा शर्मा है, जिसकी डेड बॉडी 9 दिन के बाद भी अंतिम संस्कार का आज भी इंतजार कर रही है। बीच की तस्वीर में ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर दिखाई देती हैं। दीपिका के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को फॉर्च्यूनर कार के लिए मार दिया गया। और तीसरी तस्वीर आज इस कड़ी में और शामिल हो गई। यह है ग्वालियर की पलक रजक की। पलक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताई जाती है। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए ब्रेजा कार के लिए इस बच्ची को मार दिया। ऐसी न जाने कितनी बेटियां हैं जिनके लिए इंसाफ की मशाल लेकर लोग रोज सवाल पूछ रहे हैं। ट्विशा शर्मा के लिए जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। #Justice for ट्विशा नाम से सोशल मीडिया पर इंसाफ के लिए मुहिम चल रही है।
बीते 9 दिनों से आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का ही दबाव है कि अभी तक ट्विशा के ससुराल पक्ष यानी कि गिरिबाला सिंह के परिवार की तमाम दलीलों की अब मीडिया ने धीरे धीरे कर पोल खोलनी शुरू कर दी है। लेकिन इतने दबाव के बाद भी अभी तक ट्विशा की संदिग्ध मौत का सबसे बड़ा आरोपी, प्रमुख आरोपी और उसका पति समर्थ सिंह लापता है, फरार है। आज 9वें दिन भी भोपाल की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्या उसको बचाया जा रहा है? भोपाल का ये जाना माना क्रिमिनल वकील अपने परिवार के सामर्थ्य और दबदबे के कारण ये समर्थ सिंह आज भी फरार रहने में कामयाब रहा। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में आज ट्विशा को न्याय की मांग को लेकर देश के पूर्व सैनिकों ने, फौजियों ने बाइक रैली निकाली। बाइकर्स शौर्य स्मारक से डीजीपी कार्यालय तक ये लोग पहुंचे और एक निष्पक्ष जांच की मांग की। दरअसल ट्विशा शर्मा मौत केस में रोज एक नया ट्विस्ट आ रहा है। कल सीसीटीवी फुटेज की तारीख और समय पर मैंने आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाई थी, आपने एक चीज चक्रव्यूह में देखी थी। लेकिन आज ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे तमाम सवाल खड़ा करने के बाद अब सार्वजनिक हुई है। लेकिन सार्वजनिक होते ही ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चक्रव्यूह के घेरे में है। सवाल उठे हैं, क्या क्या वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह एंटीमार्टम हैंगिंग बाय लिगेचर ये कहा गया है, यानी फंदे पर लटकने की वजह से दम घुटना मौत की वजह बताया गया। डॉक्टरों ने गर्दन पर ऊपर की तरफ जाता हुआ लिगेचर मार्क पाया, जो आमतौर पर फांसी के मामले में देखा जाता है। 12 मई की रात करीब 8 बजे ट्विशा की मौत हुई थी। गर्दन की अंदरूनी मांसपेशियों में दबाव और रक्तस्राव के निशान मिले हैं। हाथ समेत शरीर के कुछ हिस्सों पर चोट और खरोंच के निशान भी पाए गए हैं। ट्विशा के दोनों फेफड़ों में सूजन और कंजेशन पाया गया है और इस पीएस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत से करीब 1 हफ्ते पहले ट्विशा का एबॉर्शन हुआ था, गर्भपात हुआ। 9 पन्नों की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ट्विशा के परिजनों ने अब सवाल उठाए हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पोस्टमार्टम कर दिया है। पहला सवाल ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 13 मई की है, लेकिन जिस जिम की बेड से आत्महत्या करने की बात कही जा रही है वो पुलिस ने 15 तारीख को अपने पास कब्जे में ली। यानी कि जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया था उस वक्त लिगेचर मार्क्स का वैज्ञानिक मिलान उस कथित बेल्ट से नहीं हो पाया है। सवाल नंबर 2, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पेज नंबर 2 में लिखा है कि ट्विशा की लंबाई 166 सेंटीमीटर थी, लेकिन परिवार वालों का यह दावा है कि ट्विशा की हाइट तो 172 सेंटीमीटर थी, जिसका जिक्र उसके कई मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट में, उसके असाइनमेंट में साफ तौर पर दिखाई देता है। अगर ट्विशा लंबी थी तो ये लंबाई अचानक कम कैसे हो गई, ये गंभीर सवाल खड़ा होता है। और सवाल नंबर 3, जो कि सबसे बड़ा सवाल है, जब 13 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ, 13 तारीख को ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार हो गई, तो ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने में, सामने आने में इतने दिन कैसे लग गए? 8 दिनों का डिले, 13 तारीख से आज 20 तारीख है। आखिरकार क्या इस रिपोर्ट को दबाया जा रहा था? इस रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की जा रही थी? क्यों? क्या कह रहे हैं घर वाले, सुनते हैं इसको। वो लिगेचर सबमिट ही नहीं हुआ था, उससे बिफोर पीएम रिपोर्ट रिलीज हो गई और ये हमें कह रहे थे कि कैसे भी बॉडी ले लो, तो फिर ये कैसी फाइंडिंग्स होती बगैर लिगेचर के? लिगेचर तो 15 तारीख के बाद सबमिट हुआ है, उससे पहले ही इसे जानबूझ करके डिले किया गया लिगेचर की रिपोर्ट को, ताकि इनको बेल मिल सके, एंटिसिपेटरी बेल मिल सके। तो ये आप देखिए कि पूरा का पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है, जुडिशरी का पूरी बुरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पूरा इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। यहाँ अगर आप ऐसी परिस्थितियों में एक मिडिल क्लास आदमी के सामने कैसे वो न्याय की उम्मीद कर सकता है? आप देखिए कितना बड़े फॉल्ट्स निकल के आए सामने की। एक पुलिस की कार्रवाई पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया कि लिगेचर को पीएम के टाइम पर क्यों सबमिट नहीं किया गया। और इसके बाद आप देखते हैं कि लड़की की हाइट का मेजरमेंट उन्होंने जानबूझ करके कम लिखाया गया है। क्या कारण है? ये 2 तो एलिमेंट्री निकल के हैं, ना जाने कितने होंगे। इन्होंने इसको डिले करके ये साबित कर दिया है कि इन्होंने साक्ष्य से छेड़छाड़ करने का मन बना रखा था। ट्विशा शर्मा के पिता हैं, ये अपनी बेटी के अधिकार के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ हुई है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट देरी इसी से लिए जारी की गई ताकि आरोपियों को बचाया जा सके, पूरे मामले को टेम्पर किया जा सके? ट्विशा का परिवार लगातार रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर रसूख के इस्तेमाल का
आरोप लगा रहा है। तो क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी गिरिबाला सिंह के रसूख के कारण प्रभावित किया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो इस मौत की मिस्ट्री को और ज्यादा उलझाते जा रहे हैं। ट्विशा की मौत को आज 9 दिन हो गए हैं, तभी इसे आरोपी पति समर्थ सिंह फरार है। 9वें दिन लगातार उसके सिर पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है, लेकिन भोपाल पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है, या फिर कहिए कि पकड़ना नहीं चाह रही है। उस पर कोई दबाव है उसका खुला छोड़ देने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने दिनों के बाद भी पुलिस के पास समर्थ सिंह के बारे में कोई इनपुट नहीं है? ये बाहर निकल के इनका बच्चा फरार है, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, लुकआउट नोटिस जारी है, जो भी है, बट मध्य प्रदेश पुलिस इतनी नाकाम नहीं है किसी को पकड़ना चाहे और ना पकड़ पाए। ट्विशा का परिवार तो यहां तक इल्जाम लगा रहा है कि क्या समर्थ सिंह को भारत से बाहर भगाने की तैयारी चल रही है नेपाल के रास्ते। ऐसा तो नहीं कि बाहर भाग गया है। गंभीर इल्जाम खड़े हुए। समर्थ सिंह वकील है, क्रिमिनल, कैसे लापता हो सकता है? समर्थ सिंह का परिवार कानूनी दांवपेच बहुत अच्छे से जानता है। मां गिरिबाला सिंह, जैसे कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, वो जज रह चुकी हैं। अभी भोपाल की जिला कंज्यूमर फोरम में चेयरपर्सन के पद पर भी हैं, यानी सरकारी नौकरी में। समर्थ खुद क्रिमिनल लॉयर है। लिंक्डइन में जो समर्थ का प्रोफाइल दिखाई देता है उसके मुताबिक वो मध्य प्रदेश सरकार का लीगल एडवाइजर है, यानी सरकार के लिए काम कर रहा है। ऐसे में समर्थ की फरारी को लेकर प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री और वहां के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी की भी जवाबदेही इस संगीन मामले में अब बन रही है। नहीं, हमने अपना इन्वेस्टिगेशन भी किया है, एविडेंस भी देखे हैं केस में, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब हमने पार्टियां बना दी हैं और हमारी कोशिश रहेगी जल्दी जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। आरोप प्रत्यारोप के सवालों के चक्रव्यूह में ट्विशा की डेड बॉडी फंसी हुई है। मुर्दाघर में रखा ट्विशा का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। भोपाल पुलिस, जिसका काम समर्थ सिंह को खोजने का प्राथमिकता पर होना चाहिए था, उसकी जगह वो आज भोपाल पुलिस ने ट्विशा के परिजनों को एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी लिखकर कह रहे कि भाई पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में ले ले। पुलिस का यह भी कहना है कि एम्स भोपाल में शव के लंबे समय तक रखे जाने के इंतजाम नहीं है, बॉडी डिकम्पोज हो सकती है। पुलिस की इस चिट्ठी में लिखा है कि एम्स भोपाल में शव -4 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, जबकि शव को डिकम्पोज होने से रोकने के लिए -80 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है और यह सुविधा भोपाल एम्स में नहीं है। तो पुलिस ये कह रही है कि भाई इस शव को आप ले जाइए और इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ट्विशा के परिजन लगातार दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं, इसीलिए वो अंतिम संस्कार नहीं करा रहे। उनका कहना है कि परिवार कानूनी लड़ाई जारी रखेगा और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। हालांकि आज कोर्ट ने ट्विशा के परिवार वालों की दोबारा पोस्टमार्टम करने की एप्लीकेशन को, जो खबर आ रही है, उसको नहीं माना है। हमारे द्वारा जो याचिका कोर्ट में लगाई गई थी उस पे कोर्ट ने आदेश पारित करे हैं और पार्शली हमारी एप्लीकेशन को अलाउ करा है, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट को भी ये सारी परिस्थितियां संदिग्ध लगती हैं, जिसके अंडर में जाके ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। उसका ये प्रमाण है कि केस डायरी से लेके आवेदन, पुलिस के प्रतिवेदन, सब चीजें आज मजिस्ट्रेट के सामने मौजूद थी। सबका उनने अवलोकन करा और पार्शली हमारी एप्लीकेशन अलाउ करी और ये कहते हुए अलाउ करी है कि SHO तत्काल रूप से बॉडी को प्रिजर्व करें और ये उसकी सूचना तत्काल रूप से न्यायालय को प्रस्तुत करें। फिलहाल सेकंड पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट ने मना कर दिया है। हमारे पास ऑर्डर की कॉपी आ जाए और उनके परिवार वालों से ये बातचीत करके ऑर्डर की कॉपी, और अगर उच्च न्यायालय जाना है नहीं जाना है उनसे बात करके आगे फाइनल। तो फिलहाल खबर ये निकल के आई कि सेकंड पोस्टमार्टम की जो डिमांड कर रहा है ट्विशा का परिवार, वो भोपाल के कोर्ट ने नहीं माना। अब परिवार शायद हाईकोर्ट में अपील करे। भोपाल में ट्विशा शर्मा के परिजनों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी आज मुलाकात की। हालांकि इससे पहले भी 3 दिन पहले पीड़ित परिजनों ने सीएम आवास के बाहर धरना किया था, लेकिन तब उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई थी। आज हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिवार को भरोसा दिया कि सरकार परिवार की पूरी सहायता करेगी और इस मामले में जांच के लिए सीबीआई को पत्र भी लिखेगी। ट्विशा की संदिग्ध मौत के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आयोग ने पुलिस से निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर जांच करके 7 दिनों में एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने की बात की है। सिर्फ भोपाल में ही नहीं, देश में बेटियों के दुश्मन जगह जगह बैठे हुए हैं।
ग्वालियर से भी ट्विशा शर्मा जैसा एक और केस सामने आ गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक रजक की संदिग्ध मौत भी उसी 12 मई को हुई जब ट्विशा का केस सामने आया था। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, वहीं परिजनों का कहना है कि ये उनकी बेटी की हत्या की गई है। पलक की शादी सिर्फ 1 साल पहले हुई थी। आरोपी की शादी के 3-4 महीने के बाद ही ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। पलक को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। दहेज के भूखे ससुराल वालों को ब्रेजा कार चाहिए थी। कार नहीं मिली तो ससुराल वालों ने पलक को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब आती थी, जब यही कहती थी पापा वो गाड़ी मांग रहे हैं और पापा मेरे को परेशान कर रहे हैं पापा। तो मेरे को कोई पता ही नहीं सर, मेरे को दिमाग ही काम नहीं कर रहा सर। मुझे बताया गया कि पलक सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय थी। उसके अकाउंट पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे और उसकी रील्स पर हजारों लाखों व्यूज आते थे। लेकिन जो चेहरा लोगों को स्क्रीन पर नजर आता था, उसके पीछे की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। मौत के बाद जब उसके अकाउंट की जांच हुई तो कई ऐसी पोस्ट सामने आई जो उसके मानसिक तनाव और टूटन की ओर इशारा कर रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि पलक ने मौत से पहले 3 दिनों तक खाना नहीं खाया था। परिवार वालों का कहना है कि उसने अपने पिता और भाई को फोन कर बताया था कि वो ससुराल में बहुत परेशान है और कई दिनों से भूखी है। इस जानकारी ने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर और संदेहास्पद अब बना दिया है। घटना के बाद में जैसी सूचना प्राप्त हुई है, तत्काल थाने की टीम रवाना हुई है और मृतिका को लेकर के मुरार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुरार हॉस्पिटल से परिजनों ने बिरला अस्पताल ले जाने के लिए बताया। बिरला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत हो जाने की पुष्टि की है। उसके बाद में मृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद में मृतिका का दाह संस्कार ये सब चीज़ें की गई है। मृतिका के जो परिजन हैं उनके जो कथन अंकित किए गए, उनके द्वारा लगातार ससुराल जनों के द्वारा दहेज को लेकर के, ब्रेजा गाड़ी की मांग को लेकर के और जो स्त्री धन दिया हुआ है उसको ना दिया जाना और लगातार उनको व्यंग्य के माध्यम से प्रताड़ित करने का कथनों के माध्यम से आया है। बेहद दर्दनाक तस्वीरें। बेटियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है, उसको तुरंत रुकना चाहिए। बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। राहुल गांधी आज रायबरेली और अमेठी के दौरे पर थे। राहुल बहुजन स्वाभिमान सभा करने पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर 2 ऐसे बयान दिए जिससे पूरे देश में सियासी खलबली मच गई। सत्ता पक्ष तीर कमान लेकर राहुल गांधी पर टूट पड़ा। सबसे पहले राहुल गांधी के वो दोनों बयान सुन लीजिए। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी टॉफी दिए हैं। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। राहुल गांधी का ननिहाल इटली में है। सोनिया गांधी इटली से आती हैं। मेलानी इटली की प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी के बयान अगर आपने ध्यान से सुनाओ तो पहले वो प्रेसिडेंट बोलते हैं मेलानी को और उसके बाद जाके वो दोबारा करेक्ट करके प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो यहाँ पर उनका स्लिप ऑफ टंग है या उनको आइडिया नहीं है, ये तो राहुल ही बता पाएंगे। लेकिन राहुल के इन बयानों पर देश बीजेपी कैसे अटैकिंग मोड में आ गई, इसको आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज इटली में है। राहुल गांधी ने पहले जियोर्जियो मेलोनी को इटली का राष्ट्रपति बोला और फिर खुद को करेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री बोला। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी नाम की भारतीय टॉफी गिफ्ट भी की और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बना लिया। लेकिन आपको याद दिला दूं कि मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री हर बार इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बनती है, इस बार भी बनी। इटली की पीएम मेलोनी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए हैं। मेलोडी, गिफ्ट के लिए थैंक यू। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee.
जो सेल्फी वीडियो बनाया गया, इसी को लेकर राहुल गांधी ने अटैक किया प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल गांधी ने आज जो कमेंट किया वो आज चर्चा में है। राहुल के इन बयानों पर बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार किया गया है। बीजेपी से लगातार मिल रही हार की हताशा करार दे रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। उनकी लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है। तो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है, परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं। तो बीजेपी ने तमाम नेताओं को राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चे पर लगा दिया। तो राहुल गांधी के समर्थन में कुछ और नेता जो कि विपक्षी मोर्चे के हैं वो उतर कर सामने आ गए। राहुल जी पे आरोप तो ये लगाते रहते हैं, जब देश के बाहर कोई बात बोलते हैं तो पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल का साफ आदमी है। वो दिल में जो बात आती जुबान पे लाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। नंबर 3, राहुल गांधी जिस प्रकार से बार बार टाइमली वो वार्न करते सरकार को। हमारे यहाँ पिछले 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेटर बुलाती है। तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हैं, तब तो बल्कि यहाँ गालियां दी जाती है, मुसलमानों को थ्रेट किया जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं, उस वक्त तो कोई शोर नहीं उठाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? तो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, दोनों पक्ष की। वो हमको गद्दार कहते हैं तो हम भी आपको गद्दार कह सकते हैं। खैर, राहुल गांधी यूपी में दलित कार्ड चलाने में इन दिनों लगे हुए हैं। अपने दलित नेताओं को मायावती से मेलजोल बढ़ाने का काम उन्होंने सौंप दिया है। तो क्या 2027 के चुनाव में मायावती को वो इंडिया गठबंधन में लाना चाह रहे हैं? इसका ट्रेलर आज दिखना शुरू हुआ है। आज एक बहुत ही दिलचस्प सियासी तस्वीर सामने आई है। ये लखनऊ से आई है, ध्यान से देखिएगा। ये कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं, मायावती के घर के बाहर मौजूद हैं। राजेंद्र पाल कांग्रेस के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं और ये तनुज पुनिया हैं जो कि सांसद हैं लोकसभा के। ये 2 लोग आज पहुंचे मायावती के घर के बाहर बगैर बताए, बगैर समय लिए, और इन दोनों दलित नेता चाहते थे कि मायावती से वो मिल लें, लेकिन मायावती का दरवाज़ा नहीं खुला। मायावती के बंगले का गेट लॉक एक तरह से कांग्रेस के लिए शौक लगने जैसा है। हुआ ये कि कांग्रेस के 2 दलित नेता मायावती के घर पहुंचे, लेकिन मायावती ने उनकी मुलाकात नहीं की। सांसद तनुज पुनिया और अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मायावती से बगैर समय लिए, टाइम लिया नहीं था, अचानक उनसे मिलने पहुंच गए। जाहिर तौर पर मायावती के घर का दरवाज़ा नहीं खुला, गेट नहीं खुला। दोनों नेताओं को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब ये 2 नेता कौन है, जान लीजिए इनके बारे में। तनुज पुनिया पूर्व सांसद जो कि दलित समाज से आते हैं, पीएल पुनिया उनके बेटे हैं, खुद भी सांसद हैं। पीएल पुनिया मायावती के वक्त में मायावती के सचिव हुआ करते थे जब वो मुख्यमंत्री थी। वहीं राजेंद्र पाल गौतम काशीराम के दौर में बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। तो दोनों नेताओं की सियासी जड़ें बीएसपी से जुड़ी रही हैं। खबर यह है कि दोनों नेता मायावती को साधने की कोशिश में जुटे हैं। इन दोनों नेताओं का कहना है कि वो बस हालचाल पूछने के लिए मायावती के बंगले पर पहुंच गए थे। 2027 का चुनाव अब यूपी में ज्यादा दूर नहीं बचा है। राहुल गांधी की इच्छा है कि मायावती को कांग्रेस के साथ ले आएं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने ऐसा ही एक प्रयास किया था
कि बीएसपी उनके साथ रहे, इंडिया गठबंधन में आ जाए, लेकिन तब भी मायावती नहीं मानी थी। दरअसल मायावती ये मानती है कि बीएसपी ने यूपी में जब जब गठबंधन किया है उसका लाभ उनको नहीं मिला है, उल्टा उनके ही वोट अलायंस करने वाले दूसरे दल को शिफ्ट हो गए, यानी उनको नुकसान हो गया। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी है जो मायावती उनके लिए इतनी जरूरी हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी यूपी में बहुजन समाज को लुभाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण और पीडीए के मुद्दे को आज नई धार दी है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी सरकार पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का फाउल प्ले इन दिनों खेल रही है। भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। इसलिए ये नौकरी दलित और पीडीए के बाद उत्तर प्रदेश में आज ही ब्राह्मणों पर भी नई महाभारत छिड़ गई। पहले भी आप सुन चुके होंगे कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर तरह तरह की खबरें भी पिछले दिनों खूब वायरल हुई थी। अब पहली बार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द पर सियासी शंखनाद सुनाई दिया है। यह मामला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू से जुड़ा हुआ है। बीएचयू में एमए इतिहास की परीक्षा हुई। एमए के चौथे सेमेस्टर की इस परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं? ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन इतिहास में महिलाओं की प्रगति में किस तरीके से बाधा डाली? ये वही सवाल है जिसे लेकर यूपी की सियासत में अब हंगामा मचा हुआ है। मामला क्योंकि बनारस का है, बनारस यानी पीएम का चुनाव क्षेत्र, यानी वो यूपी जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री है, यानी वो बीएचयू का मामला जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ब्राह्मण समाज फिर से इन बातों को लेकर बीजेपी से अब आक्रोशित हो गया है। बीएचयू कैंपस का माहौल गर्मा गया। विरोध में छात्र इतिहास विभाग के सामने धरने पर बैठ गए। बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन आज किया। प्रश्न पूछा गया है वो है ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज को लेकर के। तो पितृसत्तात्मकता अपने आप में खुद ही समग्र है, उसमें ब्राह्मणवाद जैसा टर्म जोड़ना यह दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं आप एक द्वेषपूर्ण भावना से आप भरे हुए हैं और आप कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के प्रति या एक समाज के प्रति आपका भाव क्या, यह दिखाता है। इस सवाल को लेकर अखिल भारतीय मनीषी परिषद जैसी संस्थाओं ने विरोध का झंडा उठाया हुआ है। मनीषी परिषद का आरोप है कि बीएचयू के कुछ शिक्षक वामपंथी मानसिकता से ग्रसित हैं और वो पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूषित मानसिकता के लोग वहाँ भी जरूर हैं, क्योंकि एक मछली जो है तालाब को गंदी करती है, ये कहा जाता है, क्योंकि इस कार्य से प्रमाणित होता है कि उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। इस विवाद पर अब पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने वाराणसी के मंडल आयुक्त के जरिए बीएचयू के रजिस्ट्रार से एक्सप्लेनेशन मांगा है। अब बीएचयू प्रशासन इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को मुहैया कराएगा। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने इस कंट्रोवर्सी पर बीएचयू के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रवेश भारद्वाज से बात की है, उसका अंश सुनते हैं। आपके डिपार्टमेंट में एक सवाल पूछा गया 4th सेमेस्टर में एमए के, उसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, ये क्या कंट्रोवर्सी है और इस पूरी घटना को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए कि सत्य यह है कि वास्तव में ये संबंधित जो अध्यापक है वो इस पर अच्छी टिप्पणी कर पाएगा, और रही बात सिलेबस में है या नहीं उसको तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिलेबस का है, क्योंकि वीमेंस महिलाओं पर है, तो ये प्रश्न महिलाओं से संबंधित है, तो हम समझते हैं कि वो अवश्य होगा उसके भीतर। लेकिन जब इस तरीके के प्रश्न पत्र जब सेटअप किए जाते हैं तो उसमें आप लोग की भी सहमति ली जाती है, नहीं ली जाती, वो क्या कैसे उसका प्रोसेस? और बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। क्या वॉशिंगटन का दबदबा अब खत्म हो रहा है? क्या सुपर पावर की नई परिभाषा अब बीजिंग और मॉस्को लिख रहे हैं? क्या ट्रंप इस वक्त अमेरिकियों के लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट बन गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज दुनिया के 3 कोनों से 3 ऐसी खबरें आई जिन्होंने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ ईरान की जंग में अब तक अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स के तबाह होने की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आ गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति ट्रंप पर कतरते हुए उनकी सैन्य शक्तियों को सीमित करने की बात कर दी है। इस बीच बीजिंग में पुतिन का हाथ थामकर शी जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि दुनिया का जंगल राज की तरफ अगर बढ़ रही है तो आज चक्रव्यूह में
बात क्या वर्ल्ड ऑर्डर का बैलेंस शिफ्ट हो चुका है? और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजिंग से आ रही है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन और तेल अवीव तक को हड़कंप मचाया है। पश्चिम एशिया से लेकर यूक्रेन में जारी जंग के बीच दुनिया के दो दिग्गज नेता शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ एक मंच पर आए। दोनों ने सिर्फ हैंडशेक ही नहीं किया, बल्कि वॉशिंगटन को एक ऐसा हार्ड मैसेज दिया जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब खलबली मचा दी है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि दुनिया जंगल राज के कगार पर खड़ी है। जब डिप्लोमेसी में जंगल राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बीजिंग की इस बायलैटरल मीटिंग में शी जिनपिंग ने बिना लाग लपेट के दुनिया को आगाह कर दिया। जिनपिंग ने कहा कि एक तरफा सैन्य फैसले और खत्म नहीं होने वाले युद्ध पूरी मानवता को एक ऐसे दौर में धकेल देंगे जहां कोई नियम नहीं होगा, सिर्फ ताकत का राज होगा। दुनिया में अभी शांति दूर की कौड़ी है। एक तरफा फैसलों और वर्चस्व वाली राजनीति ने जितना नुकसान किया है वो सच में बहुत भारी है। ये हमें फिर से जंगल का राज चलाने की तरफ धकेलने की धमकी दे रहा है। यूएनएससी के स्थायी सदस्य रूस और चीन अब खुद को जिम्मेदार वैश्विक ताकत के रूप में साबित करेंगे। रूस चीन की ये महान दोस्ती ठीक वक्त की मांग के अनुसार है। तो जिनपिंग का यह इशारा साफ तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ था, जो बिना किसी ग्लोबल कंसेंट के पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह बीजिंग का मौसम भले ही नॉर्मल रहा, लेकिन यहां की राजनीतिक गर्मी पूरी दुनिया में महसूस की जा रही थी। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर व्लादिमीर पुतिन के वेलकम के लिए जो रेड कार्पेट बिछाया गया था वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, पश्चिमी देशों को यह दिखाने की कोशिश भी थी कि रूस को अलग थलग करने की अमेरिकी रणनीति बीजिंग की चौखट पर आकर दम तोड़ देती है। दोनों नेताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर गार्ड ऑफ ऑनर का इंस्पेक्शन किया। पुतिन के चेहरे पर एक अजय आत्मविश्वास था, तो जिनपिंग के हाव भाव में एक ग्लोबल सुपर पावर वाला ठहराव था। चीन और रूस अपनी दोस्ती की सिल्वर जुबली मना रहे इस साल। पुतिन ने साफ कहा कि रूस और चीन का यह अलायंस किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि ये समय की मांग है। नए युग में रूस और चीन के बीच व्यापक साझेदारी और रणनीतिक तालमेल आज भी दुनिया में इंटरनेट संबंधों का एक मॉडल है। ये समानता एक दूसरे के हितों के सम्मान, आपसी सहयोग और दोस्ती के सिद्धांतों पर आधारित है। आज की तारीख में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी और यूरोपीय देशों के प्रतिबंध का सामना कर रहा है। ऐसे में चीन की यह दोस्ती उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बड़े रोड मैप पर मोहर लगाई है। रूस का तेल और गैस अब बड़े पैमाने पर चीन की फैक्ट्रियों को पावर देगा। बदले में चीन रूस को वो आधुनिक तकनीक मुहैया करा रहा है जिस पर पश्चिमी देशों ने रोक लगा रखी है। क्या डिप्लोमेसी के सबसे बड़े राज चेहरों और हैंडशेक में छिपे होते हैं? बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल से आई इन दो तस्वीरों को एक साथ गौर से देखिए। जगह वही है, कैमरा एंगल भी वही है, लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टी है। 14 मई को रेड कार्पेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे थे, और ठीक 6 दिनों के बाद आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ठीक उसी जगह पर खड़े हैं। जगह नहीं बदली है, लेकिन दोनों मुलाकातों की बॉडी लैंग्वेज ने पूरी कहानी बदल दी है। पहले फ्रेम में डोनाल्ड ट्रंप या हैंडशेक नहीं, बल्कि एक माइंड गेम चल रहा था। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच का फासला, उनके हार्ड पोस्चर और चेहरे पर वो जमी हुई मुस्कान साफ बयां कर रही थी कि ये मुलाकात दो महाशक्तियों के बीच की मजबूरी और भारी कश्मकश के बीच है। यहाँ हर इंच पर वर्चस्व की जंग थी। जबकि आज की तस्वीर में पुतिन की एंट्री होते ही डिप्लोमेसी का तापमान बदल गया। पुतिन और जिनपिंग के हैंडशेक में हाथों की ग्रिप में भरोसा दिख रहा था। वो पुरानी नो लिमिट दोस्ती की गर्मजोशी थी। डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट था, जो ट्रंप वाले फ्रेम से बिल्कुल नदारद था। जाहिर है कैमरा एंगल भले ही एक हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का ये फर्क साफ बताता है कि ग्लोबल पावर गेम में असली धुरी इस वक्त कहां घूम रही है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, जो कि अमेरिका से आ रही है, वॉशिंगटन से। राष्ट्रपति ट्रंप को सीनेट से बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने के
प्रस्ताव को अमेरिकी संसद से ये पास हो गया है। हैरान करने वाली बात है कि ट्रंप की अपनी ही पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है और विपक्ष यानी डेमोक्रेट्स का साथ इन सांसदों ने दे दिया है। ये प्रस्ताव 50 के मुकाबले 47 वोट से पास हुआ। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की मनमर्जी पर ब्रेक लग गया है? क्या ईरान से युद्ध के मुहाने पर खड़े डोनाल्ड ट्रंप को अपनों ने ही बीच रास्ते में छोड़ दिया है? वॉशिंगटन से आई ये खबर यही गवाही दे रही है। अमेरिकी संसद में ट्रंप को वो करारी हार झेलनी पड़ी है जिसकी उम्मीद खुद व्हाइट हाउस को भी नहीं थी। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हो गया है और ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका ये कि विपक्ष के इस बार में उनके अपने ही 4 रिपब्लिकन सांसदों ने पीठ में छुरा घोंप दिया और डेमोक्रेट्स के पाले में जाकर खड़े हो गए। 50 बनाम 47 का यह आंकड़ा सीधे सीधे ट्रंप की जिद पर अमेरिकी लोकतंत्र का हथौड़ा है। इस प्रस्ताव के पास होने का सीधा मतलब ये है कि अब ट्रंप अकेले दम पर ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं कर सकते। अगर युद्ध लड़ना है तो उन्हें संसद के सामने गिड़गिड़ाना होगा, मंजूरी लेनी होगी। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जंग शुरू करने का हक किसी एक शख्स की सनक को नहीं, बल्कि अमेरिकी संविधान और संसद को है। प्रस्ताव लाने वाले डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप बंद कमरों की सियासत छोड़ें और संसद में आकर अपनी रणनीति बताएं। हालांकि ट्रंप अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं और इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं। ये डेमोक्रेट्स है या डेमोक्रेट्स, ये नाम बहुत सटीक है। तो मैं बातचीत के बीच में हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें परमाणु हथियार नहीं मिल सकता और एक खबर आती है कि डेमोक्रेट्स ट्रंप को आगे की बातचीत से रोकना चाहते हैं। वो रोकना चाहते हैं अगर उसे उन्हें एक और थप्पड़ मारना पड़े। वे परमाणु हथियार चाहते हैं मिडिल ईस्ट को उड़ाने के लिए और फ्रैंकली दुनिया को उड़ाने के लिए। ये होने वाला नहीं है। अमेरिकी कानून के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के सिर्फ 60 दिन तक सैन्य कार्रवाई चला सकता है। इसके बाद या तो युद्ध खत्म करना होता है, कांग्रेस से अनुमति लेनी होती है या फिर सेना की सुरक्षित वापसी के लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत मांगनी होती है। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रंप इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन अपनी ही पार्टी में लगी ये सेंध ट्रंप की उस अजेय छवि पर बहुत बड़ा दाग है जिसे वो दुनिया को दिखाते रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ट्रंप क्या अपने पार्टी के लिए, अपने देश के लिए एम्बैरेसमेंट बन गए। लोकप्रियता के पैमाने पे भी वो कमजोर होते जा रहे हैं। कल हमने आपको चार्ट दिखाया था और आज उनके सांसदों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी, एक बिल में उनके खिलाफ वोट कर दिया। आइए अब आपको एक और बड़ी खबर दे दूं। पश्चिम एशिया से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत टूटने के बाद इजराइल एक बार फिर ईरान पर हमले की अब तैयारी में जुटा है। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की 5 घंटे तक एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस हाई लेवल मीटिंग में इजराइल के सेना प्रमुख और एयरफोर्स चीफ समेत तमाम टॉप ऑफिसर्स शामिल हुए। इजरायली अफसरों को लग रहा है कि अगर ईरान ने युद्ध खत्म करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया तो राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई का फैसला ले सकते हैं और इजराइल को उसके लिए तैयार रहना होगा। 28 फरवरी को शुरू ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना का वो नुकसान उठाना पड़ा है जिसकी कल्पना खुद पेंटागन ने भी कही नहीं की। अमेरिकी संसद की रिसर्च एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS की एक सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप मचा दिया है। दावा है कि 28 फरवरी को शुरू हुई जंग में अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 42 फाइटर जेट्स और ड्रोन या तो पूरी तरह तबाह हो गए या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। इनमें 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट थे,
एक F-35A लाइटनिंग 2 फाइटर जेट था, एक A-10 थंडरबोल्ट 2 अटैक जेट था, 7 KC-135 स्ट्रेटंकर एयर रिफ्यूलिंग प्लेन थे, एक E-3 सेंट्री एवॉक्स प्लेन था, 2 MC-130J कमांडो 2 स्पेशल ऑपरेशनल प्लेन थे, एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर था और 24 MQ-9 रिपर ड्रोन शामिल हैं। 24। CRS का कहना है कि यह नुकसान सिर्फ एक बानगी है। कई मोर्चों की जानकारी अभी इतनी सीक्रेट है कि पेंटागन उसे छुपा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान ने अमेरिका के अजेय होने के गुरूर को तोड़ दिया है? ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी को, एयरफोर्स को खत्म कर दिया, लेकिन यहां तो उल्टी रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई है। क्या इस महा नुकसान के बाद अमेरिका बैकफुट पर आने को मजबूर हो गया है? पश्चिम एशिया संकट के बीच इजराइल और इटली में राजनयिक युद्ध भी अब छिड़ गया है। नेतन्याहू कैबिनेट के मंत्री इतमार बेन गुइस ने गाजा जा रहे इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को हिरासत में लिए जाने पर उनका मजाक उड़ाया। जमीन पर हथकड़ी लगे, मुंह के बल लेटे कई प्रदर्शनकारियों के सामने बेन गुइर ने इजरायली झंडा लहराते हुए नारा लगाया, वेलकम टू इजराइल। इस दौरान फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाने वाली एक महिला के साथ इजरायली अफसर और सुरक्षा बलों ने जबरदस्ती भी की। सब कुछ कैमरे में कैद है। प्रदर्शनकारियों में कई इटालियन नागरिक शामिल हैं। इजरायली मंत्री की हरकत से नाराज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजरायली राजदूत को फोन पर समन किया और बिना शर्त माफी की मांग उससे की है। और अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। ट्विशा के डेथ मामले पर संध्या चौधरी का पोस्ट है, किस भरोसे पर बेटियों का ब्याह किया जाए? जब पढ़े लिखे परिवार का यह हाल है, उनको जल्द न्याय मिले। एक और व्यू है दलित स्टोरी पर, माधुरी चिंचम लतपुरे। इतिहास गवाह है कि जिसने भी ब्राह्मणों को दलितों या पिछड़ों के साथ जोड़कर समीकरण बनाया, लखनऊ के सिंहासन पर राज तिलक उसी का हुआ है, जैसे 2007 में बसपा ने कर लिया था। तो आज मेरे साथ इतना ही। चक्रव्यूह में कल शाम मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।